आई एम सॉरी फॉर दिस इनकन्वीनियंस। एक्चुअली जूम का ये होता है कि आपको पता है सिर्फ 40 मिनट्स तक होता है, इसके बाद मीटिंग एंड हो जाती है। एंड आउट ऑफ एंजाइटी मैंने इसको ज़रा 7:55 पे कर लिया था कि कहीं कोई मसला ना हो जाए। ओके, सो आई होप आई एम ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू। हम बात कर रहे थे डिस्ट्रैक्शंस की, और उसमें मैं आपको बता रही थी सोशल मीडिया का, कि जैसे ही जॉब्स अनाउंस होती हैं कुछ लोग ओवरली एक्टिव हो जाते हैं सोशल मीडिया पे। वो अपना मेजोरिटी ऑफ टाइम इस बात पे स्पेंड करते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स में चैट कर लेंगे, फेसबुक पे ग्रुप्स ज्वाइन कर लेंगे, एंड दे थिंक दैट्स ओके, बट यू आर एक्चुअली वेस्टिंग अ लॉट ऑफ योर टाइम इन ऑल दिस प्रोसेस। और एक और बंदा एक ओरिएंटेशन अटेंड किया, दूसरी करेंगे, तीसरी करेंगे, चौथी करेंगे। नेवर, सम पीपल टेंड एक्चुअली have this habit that they do not trust anyone। ठीक है, वो अपने मेंटोर पे ट्रस्ट नहीं कर रहे होते हैं। साथ लाइक एक मेंटोर से दूसरे मेंटोर की तरफ, और इट्स लाइक नॉट गोइंग टू वर्क आउट सीरियसली। आई एम नॉट किडिंग, बट एक्चुअली दैट्स द रियलिटी। अगर आपने किसी भी एक्चुअली आपने नहीं किया हुआ किसी मेंटोर पे ट्रस्ट, आप एक से दूसरे की तरफ जा रहे हैं, यू आर वेस्टिंग योर टाइम। यू हैव टू रिलाई अपॉन द मेंटोर, यू हैव टू रिलाई अपॉन योरसेल्फ। और जितना टाइम आप सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे या फेसबुक पे लगा रहे हैं, अगर उससे ज़्यादा टाइम आप खुद से नोट्स बना लेंगे। आप अगर मेंटोर के पास नहीं जाना चाह रहे हैं, खुद से नोट्स बना लेंगे, आपने एक डायरेक्शन अपनी बना ली है किसी से गाइडलाइन लेके, तो वो आपको मुझे लगता है ज़्यादा पे आउट करेगा एज कम्पेयर टू लाइक जस्ट बीटिंग अबाउट द बुश एंड typing in one from one WhatsApp group to another WhatsApp group to another WhatsApp group. So I don't think so that's going to work out. And the other thing is like most important key to succeed in PPSC: hard work, डेडिकेशन, डिवोशन। जितनी आप मेहनत करेंगे, मेहनत का फल मीठा होता है भाई। आप जितनी पढ़ लेंगे ना, उतना आपको जॉब मिल जाएगी, उतना यू आर लाइक क्लोजर टुवर्ड्स योर जर्नी। और अगर आपको कहते हैं ना कि हार्ड वर्क का कोई शॉर्टकट है, रोड ऑफ सक्सेस की तरफ कोई शॉर्टकट नहीं है। इसी तरह से पीपीएससी को क्रैक करने का भी कोई शॉर्टकट नहीं है। आपने पढ़ना है, यू हैव टू वर्क हार्ड, यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड कि इफ आई एम गोइंग टू प्रिपेयर फॉर दिस जॉब, I'm going to prepare for this post, then and only then I can succeed in exams. And the other thing, and the most important thing for me, अल्लाह ताला पे faith रखें, भरोसा रखें। Whatever he has planned for you is absolutely better for you. I know a girl, she couldn't clear like her PPSC exam, लेकिन अल्लाह ताला ने उसको इतना अच्छा पोस्ट दिया ना अपनी यूनिवर्सिटी में कि like she is working in a university। तो उसने कहा कि मुझे लगता है जब मैंने वो वहाँ पे पढ़ा था ना, मेरा वो नहीं काम आया, क्योंकि वो सिर्फ 0.5 से रही थी। तो मुझे लगता है कि वो मुझे अल्लाह ताला अब उसका अवार्ड दे रहे हैं कि मुझे यूनिवर्सिटी में जॉब मिल गई है, मुझे हर जगह हर कॉलेज बुला रहा है, बिकॉज लाइक उसने कोई हार्डवर्क के लिए शॉर्टकट यूज नहीं किया है। शी रिलाइड अपॉन हरसेल्फ, और उसने एग्जाम भी दिया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो 0.5 से रह गई। लेकिन उसने जो हार्डवर्क की हुई थी ना, उसकी बेसिस पे उससे और बहुत सी जगहों पे जॉब मिल गई। सो अगर आपने अपनी मेहनत की है तो वो कभी भी ज़ाया नहीं होने वाली। आपकी अपनी सब्जेक्ट पे कमांड बढ़ जाएगी। जब आपकी अपने सब्जेक्ट पे कमांड बढ़ जाएगी तो एक्चुअली यू कैन डू वंडर्स। आप अगर प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, आप वहाँ पे शाइन करेंगे। और इसलिए लाइक डू एक्चुअली वर्क हार्ड सो यू कैन एक्चुअली क्रैक दिस एग्जाम्स। तो अब हम देखते हैं, अब इट्स लाइक अ डेमो लेक्चर। तो उसके लिए हम देखते हैं सबसे पहले ग्रीक लिटरेचर को। ग्रीक लिटरेचर मैंने इसलिए चूज किया है कि whenever we prepare something we go into origin, the roots of something, or roots of literature just like many other subject are in Greek literature। और अब बहुत से लोग ये कहेंगे कि ग्रीक लिटरेचर में कि हमने तो सिर्फ इसमें सोफोक्लिस पढ़ा था, तो हमने इडिपस रेक्स का सोफोक्लिस पढ़ा था, तो हम सिर्फ उसी को प्रिपेयर कर लेंगे एंड वी विल लाइक गो थ्रू इट। ऐसा नहीं होगा। किसी भी लिटरेचर को, किसी भी एज को प्रिपेयर करने के लिए यू हैव टू प्रिपेयर ऑल द जॉनर्स। एक्चुअली एटलीस्ट यू हैव टू टच ऑल द जॉनर्स। जितने भी जॉनर्स हैं आपको उनको टच करना पड़ेगा। और जॉनर्स अगर हम देखें, फिक्शन में, नॉन फिक्शन में, पोइट्री में, ड्रामा में, एटलीस्ट आपको थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। पीपीएससी में आपको हर चीज़ के बारे में ना थोड़ा थोड़ा लाजमी पता होना चाहिए। अगर आप क्लासेस ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं, तो वो चीज़ें आपके सबकॉन्शियस में चली जाएंगी, जो कि आपको डेफिनेटली बहुत हेल्प करेंगी। अब सबसे पहले हम उनको पोइट्री देख लेते हैं, क्योंकि पोइट्री सबसे ज्यादा पुराने वाला जॉनर है। तो पोइट्री में अगर हम ग्रीक पोइट्री में देखें, तो अगर हम इनमें ज्यादातर मिथोलॉजिकल मिथ से इंस्पायर्ड थी। लोग थियोलॉजिकल पोइट्री करते थे। और इसके अलावा ट्रोजन वॉर ने बहुत अहम रोल प्ले किया था टू इन्फ्लुएंस ग्रीक पोइट्स।
अब इसमें अगर हम फादर ऑफ ग्रीक डायडेक्टिक पोइट्री देखें तो वो हीसियड है, और अगर हम मोस्ट फेमस ग्रीक पोइट देखें तो वो होमर है। होमर और हीसियड इतने पॉपुलर थे ग्रीक्स में, इतने पॉपुलर थे कि लोग इनकी बुक्स को बाइबल का दर्जा देते थे। लाइक दे थिंक दैट दे आर टू होली, और इनको इतना रिस्पेक्टेबल वे में लेते थे वो, क्योंकि हिसियड तो थियोलॉजी के बारे में लिखता था, और थियो मीन गॉड्स, और ग्रीक लोग अपने गॉड्स को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया करते थे, जिसकी वजह से दे एक्चुअली लव टू रीड हिसियड। लेकिन अगर हम मोस्ट फेमस पोइट के बारे में बात करें तो इट वाज होमर्स। और होमर क्यों फेमस था? होमर को हम फादर ऑफ एपिक पोइट्री भी कहते हैं, इसको हम ब्लाइंड पोइट भी कहते हैं। होमर ने बेसिकली जितना भी इलियड और ओडिसे है, इसकी वजह से वो बहुत फेमस था। अब इलियड और ओडिसे का आपको थोड़ा बहुत बैकग्राउंड पता होना चाहिए, और अगर आपने ट्रोजन वॉर नहीं पढ़ी हुई है ना उसके बारे में, तो आपको इसका बैकग्राउंड नहीं पता लगेगा। तो हम ट्रोजन वॉर के बारे में थोड़ा सा टच कर लेते हैं। ट्रोजन वॉर की अगर हम बात करें तो ग्रीक माइथोलॉजी में जो ट्रोजन वॉर है ये बेसिकली सिटी ऑफ ट्रॉय में, और इसके अलावा जो उसमें एक जो पेरिस एक बंदा था, पेरिस ऑफ ट्रॉय, उसने जब एक किंग मेनिलस किंग ऑफ स्पार्टा था उसकी वाइफ को ले गया, उन बेसिकली दे बोथ इलूप्ड, तो फिर जो वॉर ऑफ ट्रॉय है वो स्टार्ट हो गई। अगर हम इस जितना भी फ्यूड है इसका आगाज देखें तो बेसिकली होता ये है कि आपने एक चीज देखी होगी, ग्रीक में ना हर चीज का सेपरेट सेपरेट गॉड है। जैसे एथीना है, तो एथीना किसकी गॉडेस है? गॉडेसेस ऑफ विजडम एंड वॉर, यानी उसका उसका डिपार्टमेंट है। आप ये समझ लिया कि डिपार्टमेंट्स है ना, तो ग्रीक में हर गॉड ने ना एक एक डिपार्टमेंट लिया हुआ है। उनका जो सुप्रीम गॉड है इट इज यूस, वो गॉड ऑफ द स्काई है, यानी वो थंडर बारिश बरसाना उसका काम है, स्काई सारा उसके पास है। इस तरह से एक हीरा ने क्या करना है, वो मैरिज से रिलेटेड, वुमेन से रिलेटेड, चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड सारा कुछ हीरा देखती है। एथीना ने क्या करना है, वो विजडम वॉर इससे रिलेटेड काम वो देखती है। लव और ब्यूटी का एक डिपार्टमेंट एफ्रोडाइटी के पास है। तो इस तरह से ग्रीक से ना हर डिपार्टमेंट के लिए एक सेपरेट गॉड रखा हुआ है। अब होता कुछ यूं है कि जितने भी सारे के सारे ओलंपियन गॉड्स थे, ओलंपियन गॉड्स की ना पार्टी चल रही होती है, वो एक दावत पे उन्होंने एक बेसिकली अरेंज की होती है, एक फीस्ट अरेंज की होती है। उस फीस्ट में ना इन्होंने सारे गॉड जितने भी ओलंपियन गॉड्स थे, गॉडेसेस थी, सबको बुलाया था। एक गॉडेसेस थी एरिस। एरिस को उन्होंने नहीं बुलाया, लाइक इट्स एरिस, एरिस को उन्होंने नहीं बुलाया अपनी पार्टी के ऊपर। अब जो एरिस है ना उसको तो लाइक चढ़ गुस्सा जाता है कि सारे गॉड और गॉडेसेस आए हुए हैं, मुझे इन्होंने बुलाया नहीं है, तो चलो मैं इनको मजा चखाती हूँ। अब एरिस क्या करती है, पार्टी फुल चल रही होती है, गॉड गॉडेसेस सारे वहां पे बैठे होते हैं, तो एरिस एक गोल्डन एप्पल को उस पार्टी में थ्रो कर देती है, और उस गोल्डन एप्पल के ऊपर लिखा होता है फॉर द मोस्ट फेयरेस्ट, यानी इस पार्टी में जो गॉडेसेस सबसे ज्यादा प्यारी लग रही होगी उसको ये वाला गोल्डन एप्पल दिया जाएगा। अब हर कोई बंदा क्लेम करता है, लेकिन इवेंचुअली एथीना, हीरा और एफ्रोडाइटी, ये तीनों के इन तीनों के बारे में ये डिसाइड होता है दैट दे आर द मोस्ट फेयरेस्ट वन। और इसकी वजह से जब ये कहा जाता है कि ये तीनों सबसे ज्यादा फेयरेस्ट हैं, तो इसके बाद ज़्यूस के पास ये आती हैं और बताती हैं कि यू हैव टू डिसाइड हु इज एक्चुअली लुकिंग द मोस्ट प्रीटिएस्ट अमंग ऑल। तो ज़्यूस ने कहता है कि तुम लोग, एक माउंट ईडा है, माउंट ईडा पे जाओ, वहां पे पेरिस है जो कि किंग प्राइम ऑफ ट्रॉय और हेक्यूबा का बेटा होता है, और उसके बारे में मशहूर होता है कि वो वुमेन ब्यूटी के बारे में बहुत अच्छा जज कर सकते हैं। तो ये तीनों उसके पास रहती हैं और तीनों इसको टेम्प्ट करने की कोशिश करती हैं। जैसे एथीना उसे कहती है कि पेरिस, अगर तुम मुझे ये डिक्लेयर कर दो ना कि आई एम द मोस्ट फेयरेस्ट, तो मैं ऐसा करूंगी कि मैं तुम्हें ना तुम्हारी मिलिट्री को बहुत स्ट्रांग कर दूंगी। और पेरिस की ना इतनी स्किल्स ये स्ट्रांग नहीं होती, वो इतना अच्छा वॉरियर नहीं होता। वो उसे कहती है कि मैं तुम्हें बहुत अच्छा वॉरियर बना दूंगी, तुम्हें बहुत अच्छा हीरो बना दूंगी, तुम्हें मैं विजडम दूंगी। और इस तरह से हीरा नेक्स्ट आती है। हीरा कहती है कि अगर तुम मुझे चूज करोगे ना, लाइक आई एम द मोस्ट फेयरेस्ट, तो मैं तुम्हें ना जो रिचेस्ट किंगडम है ना दुनिया का वो दे दूंगी। और इसके बाद नेक्स्ट इट वाज एफ्रोडाइटी। एफ्रोडाइटी उसे कहती है कि अगर तुम मुझे डिक्लेयर कर दो कि आई एम द मोस्ट फेयरेस्ट, तो मैं ऐसा करूंगी कि इस दुनिया में जो सबसे ज्यादा प्यारी गर्ल है, शी विल फेल इन लव विद यू, कि एक्चुअली शी विल स्टार्ट लविंग यू। और वो सबसे ज्यादा उस टाइम प्यारी लड़की होती है हेलन, और हेलन की शादी हो चुकी होती है मेनिलस के साथ। अब इसके बाद
मेनिलस के साथ, बिकॉज शी इज हैप्पीली मैरिड, और वो प्रिंसेस क्वीन है बेसिकली वो स्पार्टा की। तो इसके बाद एथीना एफ्रोडाइटी ये करती है कि वो पेरिस को स्पार्टा लेके आती है। अब स्पार्टा जब पेरिस आता है तो हेलन एक्चुअली फेल इन लव विद पेरिस व्हेन शी सीज हिम। और इसके बाद नेक्स्ट वाली जो स्टोरी है ना, होता कुछ यूं है कि पेरिस एंड हेलन दे बोथ फेल इन लव विद ईच अदर। तो इस वजह से जो हेलन है शी एलोप्ड विद पेरिस, कि वो पेरिस के साथ चली जाती है ट्रॉय में। अब जब वो ट्रॉय में चली जाती है पेरिस के साथ, तो हियर द प्रॉब्लम बिगिंस। एक वॉर स्टार्ट हो जाती है। मेनिलस कहता है कि मेरी वाइफ भाग गई है उसके साथ, तो आई नीड टू ब्रिंग हर बैक, और हाउ डेयर पेरिस टू एक्चुअली टेक माई वाइफ। तो बस इन दोनों के दरमियान हंड्रेड्स ऑफ शिप्स ग्रीक्स के ट्रॉय की तरफ मूव करते हैं। अब मेनिलस तो किंग ऑफ स्पार्टा था, उसकी वाइफ थी, उसका तो जाना बनता था, लेकिन उसी के साथ ही उसका भाई एगामेम्नॉन ये भी साथ में जाते हैं। और इसके अलावा ग्रीक के बहुत अच्छे वॉरियर्स होते हैं तीन, that were Achilles, Odysseus and Ajax, ये भी इनके साथ होते हैं। अब अगर हम ट्रॉय का सीन देखें तो ये जो वॉर है, अगर हम ट्रॉय के बारे में बात करें तो ऑल्दो ग्रीक्स वर लाइक रियली ब्रेव, लेकिन ट्रॉय का जो सिटी है ये इस तरह से बिल्ड किया गया था कि इसकी जो वॉल्स है ना, जो हिफाजती दीवारें हैं, वो बहुत स्ट्रांग थी, और उसको क्रॉस करना इतना इजी काम नहीं था। आप इसको ऐसा समझ लें कि जिस तरह से आजकल एटॉमिक बम्स होते हैं ना, और कंट्रीज उनकी हिफाजत करती हैं और एटॉमिक बम बनाने पे बहुत पैसा भी लगाती हैं सारा कुछ, इस तरह से उस जमाने में लोग अपने सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके गिर्द वॉल्स बनाया करते थे, तमीर कर दिया करते थे। अब जो वॉल्स हैं दे वर लाइक अ प्रोटेक्टिव शील्ड, और उनकी हिफाजत इसी तरह से की जाती थी जिस तरह से बेसिकली हम आजकल एटॉमिक बम की करते हैं, ठीक है। तो अब ट्रॉय की जो वॉल्स हैं दे वर लाइक सो स्ट्रांगली बिल्ड कि उनको क्रॉस करना इतना आसान काम नहीं था, जिसकी वजह से दिस वॉर एक्चुअली लास्टेड फॉर लाइक 10 years। अब इस 10 years के दरमियान में बहुत कुछ होता है, जैसे जो एक्लीस है जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग वॉरियर होता है, इसके बारे में ये मिथ होती है कि एक्लीस जब पैदा हुआ था ना, तो उसकी मदर ने उसे एक होली वाटर के अंदर डिप किया था। अब जब होली वाटर के अंदर उसको डिप किया गया तो उसकी ना एक बस हील डिप नहीं हो सकी थी, जिसकी वजह से वो उसकी हील के अलावा बाकी उसके बॉडी का हर पार्ट इमॉर्टल था। अब बेसिकली जो एक्लीस है इसके बगैर ग्रीक्स स्ट्रॉन्ग नहीं थे, और एक्लीस फेल इन लव विद पॉलिक्सीना। पॉलिक्सीना कौन होती है? ये पेरिस की और हेक्टर की कजन होती है। तो एक्लीस उसके साथ शादी करने के लिए टेंपल में जाता है। अब पेरिस का मैंने आपको बताया ही इज नॉट वेरी मच ब्रेव, लेकिन वो एक्सीडेंटली विदाउट गिविंग एनी वार्निंग ही एक्चुअली शूट एन एरो टुवर्ड्स एक्लीस, जो कि उसकी हील पे जाके लगते हैं, एक्लीस डाइड। इसलिए आपने वो आजकल इडियम भी सुना होगा, एक्लीस हील, जो कि किसी की वीकनेस को बेसिकली शो करता है। तो जिसकी वजह से एक्लीस डाइड, और इसके बाद जो वॉर है इट एक्चुअली एंटर्ड इनटू क्वाइट ड्रामेटिक फेज। और उसके अंदर ये जो हमारा नेक्स्ट हीरो है ओडिसियस, ये करता है एक प्लान। और वो क्या प्लान करता है? डेट वाज ऑफ ट्रोजन हॉर्स। वो ये प्लान करता है कि हम एक हॉर्स बनाते हैं, और वो हॉर्स के साथ हम ये करते हैं कि उस हॉर्स बहुत बड़ा सा होगा, उस हॉर्स के अंदर हम सारे खुद छुप के बैठ जाएंगे, और उस हॉर्स को ना हम ट्रॉय के दरवाजे के बाहर हम छोड़ देंगे उस हॉर्स को, और खुद हम बाकी सारी जितनी भी आर्मी है हमारी वो जरा पीछे हो जाएगी, रेजिस्टेंस शो करेगी, ऐसी जगह पे जाके छुपेगी जहाँ पे हमें ट्रॉय की फोर्सेस ना देख सके, उन्हें लगे कि हम घर वापस चले गए हैं। अब जब ट्रॉय के लोग ये हॉर्स को देखते हैं तो उन्हें लगता है कि जैसे ग्रीक्स हैव एक्चुअली एक्सेप्टेड देयर डिफीट, उन्होंने अपनी हार मान ली है, तो दे वर क्वाइट हैप्पी। अब बहुत कुछ लोग कहते हैं कि भाई आप हॉर्स को अंदर नहीं लेके जाते हैं, इसको इधर ही जला देते हैं। लेकिन कुछ लोग हु आर लाइक थिंकिंग ऑफ हॉर्स एज अ सेक्रेड एनिमल, वो ये कहते हैं कि हॉर्स क्योंकि हमारा सेक्रेड एनिमल है तो इसको हमें जलाना नहीं चाहिए, और क्योंकि ये बेसिकली इट इज अ सिंबल ऑफ ग्रीक्स डिफीट, तो हमें इसको अंदर लेके आना चाहिए और इसको सेलिब्रेट करना चाहिए। अब जब वो इसको अंदर लेके जाते हैं, उसको सेलिब्रेट करते हैं, एंड दे वर सेलिब्रेटिंग देयर सक्सेस कि हमने 10 years की एक वॉर जीत ली है। तो इसके बाद दे वर लाइक फुली ड्रंक, और जब वो फुली ड्रंक हो जाते हैं
तो इसके बाद ओडिसियस अपने तमाम दोस्तों के साथ हॉर्स से बाहर निकलते हैं। सबसे पहले जो वो वॉल की निगरानी करने वाले जितने भी बॉडी गार्ड्स होते हैं उनको मारते हैं, और इसके बाद वो दरवाजे खोल देते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट की स्टोरी ये होती है कि एक्चुअली दे बर्न्ड द होल सिटी ऑफ ट्राय। जितने भी मेल्स थे उन्होंने उनको मार दिया था, चिल्ड्रन और वुमेन को उन्होंने रख लिया था, एंड दे एक्चुअली मेड देम स्लेव्स। सो इस तरह से ग्रीक्स जीत जाते हैं, और जीतने के बाद ये बहुत तबाही मचाते हैं ट्रॉय में। और क्योंकि ये बहुत ज्यादा तबाही मचाते हैं ट्रॉय में, इसलिए जो ग्रीक गॉड्स हैं वो इनसे नाराज हो जाते हैं। और इवन दो ग्रीक वॉन द वॉर एंड द वॉर लास्टेड फॉर 10 years, लेकिन ट्रॉय से वापस स्पार्टा जाते हुए इनको 10 years मजीद लगते हैं, क्योंकि ग्रीक गॉड्स और गॉडेसेस इनसे नाराज हो जाते हैं। तो उनका जो ग्रीक गॉड है, ग्रीक गॉड ऑफ सी नेपच्यून, वो सी में तूफान लेके आते हैं, जिसकी वजह से जो काफ़ी ज़्यादा उनको ट्रबल्स आती हैं, काफ़ी ज़्यादा ग्रीक को मसले आते हैं, और फाइनली 10 years के बाद ओडिसे भी अपने घर वापस आता है। सो डेट वाज ऑल अबाउट ट्रोजन वॉर। अगर आपने इलियड और ओडिसे पढ़नी है ना, तो इसके लिए आपको ट्राई, ये जितना भी ट्राई की हिस्ट्री है, ट्रोजन वॉर है, इसके आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। इट वाज मोर लाइक अ कंसेप्चुअल स्टडी। अब इसके साथ आपने जितनी भी याद करने वाली चीज़ें ना, आई हैव एक्चुअली एम्बेडेड देम इन अ नोट्स, जो कि आई विल शेयर विद यू पीपल इंशाल्लाह, ओनली विद द पेड पार्टिसिपेंट्स। और इसके बाद नेक्स्ट हम थोड़ा सा ग्रीक ड्रामा को देख लेते हैं। ग्रीक ड्रामा बेसिकली इट वाज डेवलप्ड फ्रॉम डिथीरैम। डिथीरैम क्या था? जैसे मंदिरों में आप कह लें कि कुछ उनकी ऑनर में, गॉड गॉडेसेस की ऑनर में कुछ अल्फाज पढ़े जाते हैं, कुछ सॉन्ग्स बोले जाते हैं। तो इस तरह से उनका एक गॉड था डियोनाइसिस। डियोनाइसिस क्या था? गॉड ऑफ वाइन था, हैप्पीनेस, मैरीमेंट का गॉड था। तो उसको, उसकी ऑनर में एक हिम सॉन्ग पढ़ा जाता था। तो डिथीनेम उनसे बेसिकली निकला था ग्रीक ड्रामा। और इसके बाद ये ग्रीक ड्रामा के जो थीम्स हैं, दे वर यूजुअली इंस्पायर्ड बाय द ग्रीक मिथ्स, और इसमें राइट और रॉन्ग के थीम्स के साथ डील किया जाता था। और इसमें मोस्ट फेमस वन वाज अ ग्रीक ट्रेजेडी, और ये लेट 6th सेंचुरी से थिएटर में परफॉर्म की जाती थी। अब अगर हम ग्रीक ट्रेजेडी में देखें तो मोस्ट प्रोमिनेंट प्ले राइट्स पर लाइक एस्काइलस, सोफोक्लिस, यूरिपाइस। अब बहुत से लोगों ने सिर्फ सोफोक्लिस पढ़ा होगा, लेकिन एस्काइलस पंजाब यूनिवर्सिटी के सिलेबस में शामिल है। जिन्होंने सेमेस्टर वाइज एमए किया होता है, तो यू हैव टू गो फॉर एस्काइलस टू। एस्काइलस को हम फादर ऑफ ट्रेजेडी भी कहते हैं। Here I have written some of the contributions of Aeschylus. अब Aeschylus के बारे में हमने जो चीज़ें याद रखनी है वो ये कि उसने एक सेकंड एक्टर को ऐड किया था। अगर हम ग्रीक ट्रेजेडी पुरानी वाली देखें ना, तो उसमें सिर्फ एक एक्टर होता था। जिन लोगों ने एडिपस रेक्स भी पढ़ा है उनको भी याद होगा कि कोरस होता था, जो कि जितना भी जो कुछ हो रहा होता था ना, उस सब पे कमेंट करता था। और बहुत बिगनिंग में सिर्फ देयर वाज ओनली वन एक्टर हु यूज्ड टू परफॉर्म ऑल द रोल्स। कॉस्ट्यूम्स बदल लेता था, मास्क पहन लेता था, और उसके बाद वो कोरस के साथ कम्युनिकेट करता था, और कोरस सॉन्ग्स के थ्रू में जितना भी प्ले हो रहा था उसके ऊपर कमेंट पास कर रहे होते थे। बाद में सोफोक्लिस आया तो उसने मजीद एक्टर्स भी ऐड किए थे। और इसके अलावा ये पहला ड्रामाटिस्ट था जिसने ट्रायोलॉजी में प्लेस प्रेजेंट किए थे। ट्रायोलॉजी से क्या मुराद है? जिस तरह से आज हम देखते नहीं है सीजन, किसी एक ड्रामे का सीजन 1 है, सीजन 2 है, सीजन 3 है। यहाँ पे देख लें फिल्म्स का, एक फिल्म 1 है, कोई सीजन उसका 1 आया है, उसी फिल्म की बेस पे दूसरी फिल्म बन गई है, फिर तीसरी फिल्म बन गई है। तो ही वाज एक्चुअली द फर्स्ट ड्रामाटिस्ट टू प्रेजेंट प्लेस एट ट्रायोलॉजी। और उसकी जो मोस्ट फेमस वन है, डेट इज ओरेस्टिया। आपको बाकी इतने याद रखने की जरूरत भी नहीं है, ओरेस्टिया याद रखने की जरूरत है, क्योंकि इसमें एगामेमनॉन इज प्रीटी मच फेमस एंड आल्सो इंक्लूडेड इन द सिलेबस ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी, सो यू हैव टू गो फॉर इट. We will discuss Agamemnon actually in tomorrow's lecture. और अभी के लिए हम ऐसे करते हैं कि अगर आपने से किसी ने कोई क्वेश्चन करना है तो हम वो पूछ लेते हैं, बिकॉज इट लाइक 8:44 नाउ. आई हैव टू एंड द सेशन बाय 8:55 और 9 PM इंशाल्लाह. तो आप में से अगर किसी ने कोई क्वेश्चन करना है तो वो बता दें. I'm here to answer all of your questions. I hope you have enjoyed my lecture. If there is any confusion, any ambiguity, you can ask me right now. Thank you. You can raise your hand if you have any question. तो मैं